नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग रवि पर। आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी तैयारी 4 के लिए आधुनिक भारत के इतिहास को एनसीईआरटी किताबों के आधार पर कवर करेंगे। यह वीडियो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। हमारा आज का टॉपिक है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, सविनय अवज्ञा और उसके आगे। और यह टॉपिक एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर नंबर 11 मॉडर्न हिस्ट्री से लिया गया है। और इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं, पहला टॉपिक है हमारा स्वयं की उद्घोषणा करता एक नेता। दूसरा, असहयोग की शुरुआत और अंत। तीसरा पॉइंट है हमारा नमक सत्याग्रह, नज़दीक से एक नज़र। और चौथा पॉइंट है हमारा भारत छोड़ो। और पांचवा है आखिरी बहादुराना दिन। वीडियो को पूरा जरूर देखें, नहीं तो आप ये सारे प्रश्न मिस कर देंगे जो एनसीईआरटी से लिया गया है। जिससे प्रश्न बनते हैं सिर्फ उसे ही कवर करेंगे। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्राप्त हो जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल अभी नया है, आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करेगा। तो बिना समय गवाए चैप्टर शुरू करते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा आपको यह चैप्टर पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपका काम यही है कि जो जो पॉइंट इसमें हाईलाइट किया गया है वीडियो में, उसे अपने कॉपी में लिखना और 2 बार 3 बार इसे रिवीजन करना। फिर इसके बाद आपको यह टॉपिक पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं इस चैप्टर में। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन 3 चरणों में संपन्न हुआ था। पहला चरण है 1885 से 1905, दूसरा चरण है 1905 से 1919 और तीसरा चरण है 1919 से 1947। तो इसे याद रखिएगा। और इस चैप्टर में तृतीय चरण को कवर किया गया है 1919 से 1947। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इस चरण को गांधी युग के नाम से जाना जाता है, तो इसे याद रखिएगा। और गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, जिन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। इतना बेसिक समझने के बाद अब अपने चैप्टर पे आते हैं। महात्मा गांधी को भारतीय राष्ट्र का पिता माना गया है, क्योंकि गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले सभी नेताओं में सर्वाधिक प्रभावशाली और सम्मानित हैं। अतः उन्हें दिया गया उपयुक्त विश्लेषण गलत नहीं होगा। और इस अध्याय में हम 1915 से 1948 के महत्वपूर्ण काल के दौरान भारत में गांधी जी की गतिविधियों का विश्लेषण करेंगे। आप चित्र 11.1 में देख सकते हैं, मार्च 1930 में नमक यात्रा शुरू करने से पूर्व साबरमती नदी के किनारे अपने आश्रम के निकट समर्थकों से बात करते गांधी जी। आप चित्र में देख सकते हैं। इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है स्वयं की उद्घोषणा करता एक नेता। पहला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक रहने के बाद जनवरी 1915 में अपनी गृहभूमि वापस आए और इन वर्षों का अधिकांश हिस्सा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया। यहाँ वे एक वकील के रूप में गए थे और बाद में वे इस क्षेत्र में भारतीय समुदाय के नेता बन गए। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इतिहासकार चंद्रन देवनेसर ने टिप्पणी की है कि गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका ने महात्मा बनाया। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए, तो ये तो जान ही रहे हैं कि 1915 में महात्मा गांधी भारत आए थे और 1893 में वे दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो यहाँ पर 2 पॉइंट हो गया, 1893 में वे भारत से गए थे और 1915 में वे भारत आए। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1905-1907 के स्वदेशी आंदोलन में कुछ प्रमुख नेताओं को जन्म दिया था, जिसमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के बिपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय हैं। और ये तीनों बाल लाल पाल के रूप में जाने जाते थे। और इन नेताओं ने जहां औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू विरोध का समर्थन किया, वहीं उदारवादियों का एक समूह था जो एक क्रमिक व लगातार प्रयास करते रहने के विचार का हिमायती था। और इन उदारवादियों में गांधी जी के मान्य राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले के साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो गांधी जी की ही तरह गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित वकील थे। तो इस पॉइंट से एक प्रश्न निकल के आ सकता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गोखले ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी। तो यह कथन के तौर पर या फिर क्वेश्चन के तौर पर बनकर आ सकता है कि किसने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा गोखले ने दी थी।
आप चित्र 11.2 में देख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में महात्मा गांधी, और यह फरवरी 1908 का है फोटो। और गोखले ने दक्षिण अफ्रीका को भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी, ब्रिटिश भारत की, जिससे कि वे इस भूमि को और उन लोगों को जान सकें। अगला पॉइंट है, और उनकी पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई थी। और इस पॉइंट में बताया गया है कि गांधी जी को उद्घाटन समारोह में क्यों आमंत्रित किया गया था। तो यहाँ पे लिखा गया है कि उन्हें यहाँ भारत के अंदर उनकी प्रतिष्ठा के कारण नहीं, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर आमंत्रित किया गया था। आप चित्र 11.3 में देख सकते हैं कराची में महात्मा गांधी, मार्च 1916। अगला हमारा पॉइंट है, दिसंबर 1916 में लखनऊ में हुई वार्षिक कांग्रेस में बिहार में चंपारण से आए एक किसान ने उन्हें वहां अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किसानों के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के लिए उन्हें बताया। अगला हमारा टॉपिक है असहयोग की शुरुआत और अंत। तो गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। अगला हमारा पॉइंट है, वर्ष 1918 में गांधी जी गुजरात के अपने गृह राज्य में 2 अभियानों में संलग्न रहे। सबसे पहले उन्होंने अहमदाबाद के एक श्रम विवाह में हस्तक्षेप कर कपड़े को मिलों के काम करने वाले लोगों के लिए काम करने की बेहतर स्थिति को मांग की, और इसके बाद उन्होंने खेड़ा में फसल चौपट होने पर राज्य से किसानों का लगान माफ़ करने की मांग की। और इसी के साथ चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में की गई पहल से गांधी जी एक ऐसे राष्ट्रवादी के रूप में उभरे जिसमें गांधी जी को गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी। और यहाँ पर जो पॉइंट बताया गया है वह रॉलेट एक्ट के बारे में बताया गया है। तो ब्रिटिश सरकार ने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की, जिसकी रिपोर्ट को 8 मार्च 1919 को लागू कर दिया गया। और इस अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया कि वह किसी भी संदेशबद्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज सकता है, और गांधी जी को गिरफ्तार कर बम्बई भेज दिया गया था। तो याद रखिएगा, 1914 और 18 के महान युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जांच के करवास की अनुमति दे दी थी। और सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति की संस्तुतियों के आधार पर इस कठोर उपायों को जारी रखा गया। और जवाब में गांधी जी ने देश भर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक अभियान चलाया। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रॉलेट सत्याग्रह से ही गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए थे। तो क्वेश्चन बन के आ सकता है कि किस सत्याग्रह से गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह से। और यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है यह कथन के तौर पर आ सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा। तो क्वेश्चन बन सकता है कि यह कथन किसके द्वारा कहा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा। अगला पॉइंट है, गांधी जी को यह आशा था कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के 2 प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुसलमान मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंतर कर देंगे। इसी में पॉइंट निकल के आता है, याद रखिएगा, ब्रिटिश सरकार से नाराज होकर भारत में अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो किस आंदोलन का? खिलाफत आंदोलन का। और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में 396 हड़तालें हुई, जिसमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे और इसमें 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ था। देहात भी असंतोष से आंदोलन हो रहा था। और अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तरी आंध्र प्रदेश की पहाड़िया जनजाति ने वन कानूनों का अवहेलना कर दिया था और अवध के किसानों ने कर नहीं चुकाया और कमाऊ के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारों का समान ढंग से मना कर दिया। और यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट कर लीजिएगा वीवीआई के तौर पर। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम है। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक ही का नाम है। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लुई फिशर के द्वारा कहा गया था।
और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लुई फिशर। याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। अगला हमारा पॉइंट है 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी राज की नींव हिल गई और फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के चौरी चौरा पूर्वा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी। तो याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर उग्र भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी की मौत हो गई। और इस घटना से नाराज होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित करने की घोषणा की थी। तो इसी पॉइंट से 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा आपको बता दिया गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट ही है। आप चित्र 11.4 में देख सकते हैं असहयोग आंदोलन 1922 और यहाँ पे विदेशी वस्त्रों को इकट्ठा किया जा रहा और उसे आग लगाया जा रहा। और अगला हमारा पॉइंट है असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया और स्वयं गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर जांच की कार्रवाई की अध्यक्षता करने वाले जज जस्टिस जी.एन. ब्रूमफील्ड ने उन्हें सजा सुनाते समय एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। और ये भाषण ये रहा। ये भाषण इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है वो इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन बन सकता है कि महात्मा गांधी को राजद्रोह के आरोप में कब गिरफ्तार किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1922 को। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, तो उस पर जांच की कार्रवाई की अध्यक्षता करने वाले जज कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस जी.एन. ब्रूमफील्ड थे। तो इस पॉइंट से 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं चित्र 11.5 के बारे में। तो आप चित्र 11.5 में देख सकते हैं चरखा के साथ महात्मा गांधी। और यहाँ पर जो पॉइंट हाईलाइट किया गया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसे वीवीआई के तौर पर आप इसे मार्क भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में। तो पहला हमारा पॉइंट है चरखे के साथ महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रवाद की सर्वाधिक अस्थायी पहचान बन गए। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रवाद की सर्वाधिक अस्थायी पहचान किससे बन गए? तो इसका आंसर हो जाएगा चरखे से। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1921 में दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवा लिया और गरीबों के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करने के लिए उन्होंने सूती वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया और उनका यह नया रूप तपस्या और संयम का प्रतीक भी बन गया। और ये ऐसी विशेषता थी जिनका गांधी जी आधुनिक विश्व की उपभोक्तावादी संस्कृति की प्रति उत्तर में गुणगान करते थे। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि गांधी जी ने किस यात्रा के दौरान अपना सिर मुंडवा लिया था और उन्होंने कब ऐसा किया? तो इसका आंसर हो जाएगा उन्होंने 1921 में दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान गांधी जी ने अपना सिर मुंडवा लिया था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कांग्रेस की प्रांतीय समितियां ब्रिटिश भारत की कृत्रिम सीमाओं की अपेक्षा भाषाई क्षेत्रों पर आधारित थी। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है महात्मा गांधी फरवरी 1924 में जेल से रिहा हो गए और अब उन्होंने अपना ध्यान घर में बुने कपड़े यानी खादी को बढ़ावा देने तथा छुआछूत को समाप्त करने पर लगाया। तीसरा हमारा टॉपिक है नमक सत्याग्रह नज़दीक से एक नज़र। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में किया। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में किस वर्ष किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1929। चित्र 11.6 में आप देख सकते हैं दांडी यात्रा मार्च 1930। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती में अपना आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया। तो याद रखिएगा मार्च 1930 ईस्वी में गांधी जी द्वारा भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था और गांधी जी के द्वारा 12 मार्च 1930 को अपने 78 सहयोगी के साथ साबरमती आश्रम से 240 मील लगभग 386 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पर पहुंचकर समुद्र के जल से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया गया और सविनय अवज्ञा की शुरुआत की गई। आप चित्र 11.7 में देख सकते हैं 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा की समाप्ति पर सत्याग्रही प्राकृतिक नमक को उठाते हुए। और इसी में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी।
तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना किससे की थी? नेपोलियन के पेरिस मार्च से और मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नमक सत्याग्रह के सिलसिले में लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वसना नामक गांव में गांधी जी ने ऊंची जाति वालों को संबोधित करते हुए कहा था कि यदि आप स्वराज की हक में आवाज़ उठाते हैं तो आपको अछूतों की सेवा करनी पड़ेगी। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। चित्र 11.8 में दर्शाया गया है। आप चित्र देख सकते हैं 11.8 में क्या हो रहा है। अब जानते हैं इसके बारे में। तो इस चित्र में ये बताया गया है कि जनवरी 1931 में जेल से महात्मा गांधी की रिहाई के बाद आंदोलन की भावी योजना के बारे में चर्चा करने के लिए इलाहाबाद में कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई थी। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है, जनवरी 1931 में जेल से रिहा होने के बाद महात्मा गांधी के द्वारा और कांग्रेस के नेताओं के द्वारा आंदोलन की भावी योजना के बारे में चर्चा कहाँ हुई थी? तो ऐसा क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। तो याद रखिएगा, जनवरी 1931 में जेल से महात्मा गांधी की रिहाई के बाद आंदोलन की भावी योजनाओं के बारे में चर्चा कांग्रेस के नेताओं के द्वारा इलाहाबाद में हुई थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू, जमनालाल बजाज, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, महादेव देसाई और सरदार वल्लभ भाई पटेल को आप देख सकते हैं चित्र में। तो आप देख लीजिए कौन कौन नेता बैठे हुए हैं। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गोलमेज सम्मेलन के दौरान महात्मा गांधी ने दमित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन प्रस्ताव के खिलाफ थे। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और यहाँ पर जितने सारे हाईलाइट किए गए हैं पॉइंट वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो नमक यात्रा कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय थी। पहला, यही वो घटना थी जिसके चलते महात्मा गांधी दुनिया की नज़र में आए थे, और इस यात्रा को यूरोप और अमेरिकी प्रेस ने व्यापक कवरेज दी थी। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट बन सकता है। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि किस घटना के चलते महात्मा गांधी दुनिया की नज़र में आए थे, और जो घटना थी वो यूरोप और अमेरिकी प्रेस में व्यापक रूप से कवरेज दी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा नमक यात्रा। और इसी में एक पॉइंट और ऐड कर लीजिएगा कि यही पहली राष्ट्रीय गतिविधि थी जिसमें औरतों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, और समाजवादी कार्यकर्ताओं कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया कि वे अपने आंदोलन को पुरुषों तक ही सीमित ना रखें। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने किस घटना के बारे में गांधी जी को समझाया कि वे अपने आंदोलन को पुरुषों तक ही सीमित ना रखें? तो इसका आंसर हो जाएगा नमक यात्रा के दौरान, क्योंकि कमला देवी खुद उस असंख्यक औरताओं में से थी जिन्होंने नमक या शराब कानूनों का उल्लंघन करते हुए सामूहिक गिरफ्तारी दी थी। तो याद रखिएगा, कमला देवी उन औरतों में से थी जिन्होंने नमक या शराब कानूनों का उल्लंघन करते हुए सामूहिक गिरफ्तारी दी थी। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेजों को यह एहसास हुआ था कि अब उनका राज्य बहुत दिन तक टिक नहीं सकेगा और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा। और इन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन शुरू किया था, और पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में आयोजित किया गया था। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया था और कहाँ पर? तो इसका आंसर हो जाएगा नवंबर 1930 में लंदन में। और इन्हीं बैठकों के बाद गांधी इरविन समझौता पर सहमति बनी, और जिसकी शर्तों में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना, सारे कैदियों को रिहा और तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति देना शामिल था। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 के आखिर में लंदन में आयोजित हुआ। उसमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे, और गांधी जी ने कहा था कि उनकी पूरी पार्टी भारत का प्रतिनिधित्व करती है। तो इससे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1931। और दूसरा क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन जब लंदन में आयोजित हुआ था तो कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी। आप चित्र 11.9 में देख सकते हैं दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन नवंबर 1931, और इसका नेतृत्व कांग्रेस का कौन कर रहे थे? गांधी जी कर रहे थे। और इस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने निम्न जातियों के लिए पृथक निर्वाचित की विरोध का मांग किया, और उनका कहना था कि ऐसा करने पर समाज की मुख्य धारा में उनका एकीकरण नहीं हो पाएगा और वे स्वर्ण हिंदुओं से हमेशा के लिए अलग रह जाएंगे।
अगला हमारा पॉइंट है चित्र 11.10। आप देख सकते हैं इसमें महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद वायसराय लॉर्ड लिथलिंगो के साथ बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं और यह बैठक 31 अक्टूबर 1939 का है और इस बैठक में युद्ध में भारत की हिस्सेदारी के स्वरूप पर चर्चा की गई थी। अगला हमारा पॉइंट है भारत छोड़ो। तो याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है और इसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई माना जाता है। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने जनता को करो या मरो का नारा दिया। तो याद रखिएगा क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया और अगस्त 1942 में शुरू हुए आंदोलन को अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया और जून 1944 में जब विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था तो गांधी जी को रिहा कर दिया गया। आप चित्र 11.12 में देख सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई में औरतों का एक जुलूस। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी और यह सरकार भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में थी और उसी समय वायसराय लॉर्ड वेवेल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकों का आयोजन किया और 1946 की गर्मियों में कैबिनेट मिशन भारत आया और जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांग के समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया। इसके लिए 16 अगस्त 1946 का दिन तय कर दिया गया था। तो याद रखिएगा क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांग के समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया था और यह दिन तय किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 अगस्त 1946 का दिन। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फरवरी 1947 में वेवेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया गया और उन्होंने वार्ताओं के एक अंतिम दौर का आह्वान किया। अगला हमारा पॉइंट है आखिरी बहादुराना दिन। तो 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हो रहे उत्सवों में महात्मा गांधी नहीं थे। उस समय वे कलकत्ता में थे लेकिन उन्होंने वहां भी ना तो किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और ना ही कहीं झंडा फहराया था और गांधी जी उस दिन 24 घंटे के उपवास पर थे। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनके जीवनी लेखक डीजी तेंदुलकर ने लिखा है कि सितंबर और अक्टूबर के दौरान गांधी जी पीड़ितों को सांत्वना देते हुए अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों को चक्कर लगा रहे थे। तो याद रखिएगा कि उनके जीवनी लेखक कौन थे? जीडी तेंदुलकर, डीजी तेंदुलकर, याद रखिएगा। और 30 जनवरी की शाम को गांधी जी की दैनिक प्रार्थना सभा में एक युवक ने उनको गोली मारकर मौत की नींद सुला दी और उनका नाम था नाथूराम गोडसे और टाइम पत्रिका ने उनके बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन के बलिदान से की। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है महात्मा गांधी हरिजन नामक अपने अखबार में उन पत्रों को प्रकाशित करते थे जो उन्हें लोगों से मिलते थे और नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्हें लिखे गए पत्रों का एक संलग्न तैयार किया और उसे ए बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स पुराने पत्रों का पुलिंदा के नाम से प्रकाशित किया। तो ये वाला पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, और इसे नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान संलग्न करके प्रकाशित किया था। तो इसे याद रखिएगा। और यहाँ पर एक घटना पत्रों के आईने में जो इम्पोर्टेंट इससे पत्र से बन रहे क्वेश्चन उसे हाईलाइट किया गया है। तो अब उसे के बारे में जानते हैं। तो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है 1936 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद नेहरू ने फांसीवाद के खिलाफ जमकर बयान दिए और मजदूरों और किसानों की मांग का समर्थन किया। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि 1936 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है श्री जे.एम. सेनगुप्त ने अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री जे.एम. सेनगुप्ता के द्वारा। और बंगाल प्रांतीय कमेटी कांग्रेस कमेटी ने अखिल बंगाल अवज्ञा परिषद बनाई। और अगला पॉइंट है हमारा 12 मार्च को सविनय अवज्ञा आंदोलन के उद्घाटन दिवस के रूप में मनाया गया। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है चेवकी रेलवे स्टेशन पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को 14 अप्रैल की सुबह गिरफ्तार कर लिया गया था और उस समय वह नूथ लीग की बैठक में शामिल होने
मध्य प्रांत की ओर जा रहे थे। उन्हें रेलवे स्टेशन से फौरन नैनी सेंट्रल जेल ले जाया गया। यहाँ वे उन पर मुकदमा चलाया और उन्हें 6 माह के साधारण कारावास की सज़ा दी गई। तो इसी पॉइंट के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। अब जानते हैं काल रेखा के बारे में। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मायने रखते हैं। पहला है 1915, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं। 1917 में चंपारण आंदोलन होता है और 1918 में खेड़ा गुजरात में किसान आंदोलन तथा अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन। 1919 में रॉलेट सत्याग्रह मार्च अप्रैल। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड और 1921 में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन। और 1928 में बारदोली में किसान आंदोलन होता है और 1929 में लाहौर अधिवेशन दिवस में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया जाता है। अगला है 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू, दांडी यात्रा मार्च अप्रैल। अगला है 1931, गांधी इरविन समझौता मार्च, दूसरा गोलमेज सम्मेलन दिसंबर। अगला है 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रतिनिधि सरकार के गठन का आश्वासन। और 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि कांग्रेस मंत्रिमंडलों का त्यागपत्र कब दिया गया था। तो 1939 में। अगला है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है। अगला है 1946 में महात्मा गांधी सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए नोआखली तथा अन्य हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करते हैं। तो इसी के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब आए। तो 1915। बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा 1905। काला कानून किससे कहा गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रॉलेट बिल को कहा गया है। पांचवा हमारा क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है। तो इसका आंसर हो जाएगा चंपारण का बिहार। चौरी चौरा कांड कब हुआ। तो 4 फरवरी 1922 को। सातवां हमारा क्वेश्चन है, 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। आठवां हमारा क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया। तो इसका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1920 में आरंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। 1942। करो या मरो का नारा किसने दिया। महात्मा गांधी ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका कथन है। सुभाष चंद्र बोस का। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो स्वराज पार्टी के संस्थापक चित्तरंजन दास थे। 13वां हमारा क्वेश्चन है, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा। इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया। गांधी जी ने। 15वां हमारा क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ। 1931। तो इसी पॉइंट के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।